दोस्तों आज अपने इंडियन पॉलिटिकल में मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। अपने 2-3 चैप्टर हो चुके हैं जिसमें अब मौलिक अधिकार जो है उनकी बात कर रहे हैं अपने। सबसे पहले फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार। देखो, अधिकार तो इसमें आप सबसे अपने जो क्लास नोटबुक है वो लेके बैठेंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बुक मार्क कराऊंगा, क्वेश्चंस टिक कराऊंगा, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इससे आपके पूरे मौलिक अधिकार याद हो जाएगा, बाकी वो अपनी क्लास में देखेंगे। सबसे पहले देखो मौलिक अधिकार। देखो अधिकार, जब आप अधिकार को लिखेंगे तो अधिकार तीन की तरह लिखा जाता है। अधिकार तीन की तरह, तो ये भाग तीन में है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग तीन में है और जो अनुच्छेद है वो है 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 और भाग कौन सा है? तीन। एक दो क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अधिकार ऐसे इन तीन की तरह लिखूंगा एको, तो भाग तीन और अनुच्छेद 12 से 35 दो क्वेश्चन याद है। इसके अलावा अब बात आती है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। तो मित्रों, जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। आपके तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका। को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अधिकार है, देखो ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। अधिकार को तीन की तरह लिखते हैं तो भाग तीन 12 से 35। अब बात आती है, देखो क्या होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकार है। अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यानी जो मौलिक अधिकार है इनका संरक्षक कौन है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा। अभी तक आपके चार क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौलिक अधिकार आए कहाँ से। तो मित्रों, बात थी 1931 की कराची अधिवेशन की। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थियों को टिक करना है अपनी नोटबुक में, वेरी मोस्ट करके लिखना है। मौलिक अधिकारों को जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो उस समय क्या है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार किया था। ये प्रारूप तैयार कर उस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में रखा। जब वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग बैठे थे, उन्होंने देखा कि यार वाकई में देश के नागरिकों के अधिकार तो होने चाहिए, एक अच्छा ड्राफ्ट है, एक अच्छा नमूना है। तब जाके कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों को एक्सेप्ट किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपका याद हो गया कि मौलिक अधिकार 1931 में कराची अधिवेशन, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप बनाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था। अब मित्रों, जब वहाँ पे मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था तो जो ड्राफ्ट बना था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 7 थे मौलिक अधिकार। लेकिन बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दो अनुच्छेद आपको याद रखने, सॉरी दो आपको संशोधन अमेंडमेंट याद रखने। एक तो 42वां, एक 44वां। 42वां संविधान संशोधन आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 42 यानी 4-2, 42 4-2-6 यानी 1976 में होगा। जितने भी इंक्रीज यानी जो भी संविधान में बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने की प्रवृत्ति 42 में, और घटाने की प्रवृत्ति कहाँ पे, वो आपकी 44 में। 44 यानी 4-4-4-4-8, तो 1978 में। तो घटाने की प्रवृत्ति 1944 में, तो घट गया यहाँ पे मौलिक अधिकार, क्योंकि पहले मौलिक अधिकार 7 थी, उनको घटाकर कितना कर दिया? 6। यानी जो 31वां अनुच्छेद है जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब सबसे पहले अपने 6 मौलिक अधिकार देखते हैं, फिर इनके अलग अलग पार्ट देखते हैं। 6 में देखो मित्रों, आप नोटबुक लेके बैठेंगे। सबसे पहले देखो, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक स्टार्ट होते हैं। मैं आपको 14 से बताऊंगा। 12 के बारे में बता रहा हूँ, 12 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, विधायिका व कार्यपालिका के संबंध में राज्य की परिभाषा। तो आप सभी विद्यार्थी नोट करके लिखेंगे, अनुच्छेद 12 क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में, इसलिए 12 से 35 अपने को याद होने चाहिए। तो 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, विधायिका व कार्यपालिका के संदर्भ में।
इसके अलावा अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, बहुत अच्छा मुद्दा है न्यायपालिका में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है कि माना कि जैसे कि विधायिका ने कोई कानून बनाया है, विधि बनाई है, विधायिका का अर्थ होता है जो विधि बनाती है। सपोज करो विधायिका ने कोई कानून बनाया है और ये कानून असंवैधानिक है, अतार्किक है, अविधिपूर्वक है, तो न्यायपालिका इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। इसी व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ये अमेरिका से लिया था, मैंने संविधान के विदेशी स्रोत में बताया हुआ था कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो मित्रों न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। तो ये अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन है। अब हम 14 पे आ गए। अनुच्छेद 14 से 32 तक हमें कंटेस्ट याद होना चाहिए। चलो अपने एक बार जो आपके आर्टिकल जो मौलिक अधिकार 6 है उनको याद करना है। चूँकि ये जो मौलिक अधिकार है नागरिकों को दिए गए अधिकार पत्र है, इसलिए इन मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र है। ये संविधान का अधिकार पत्र है जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन आता भी है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहते हैं, तो भाग 3। कौन सा है, भाग 3। आप लोग आराम से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा। ऐसे मेरी गारंटी, नोटबुक लिख के बैठेंगे। अब अपने को 6 मौलिक अधिकार याद होने चाहिए। मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो आप नोटबुक लेके बैठेंगे। सबसे पहले आप देखो, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। ई और एफ नाम के 2 लड़के हैं। ई और एफ, कौन, ई और एफ नाम के 2 लड़के हैं। इन्होंने शोध किया शिक्षा पर कि शिक्षा बहुत जरूरी है। दोबारा देखेंगे, आप लोग ट्रिक लिखेंगे, ई एफ शोध शिक्षा, बस लिखो ई एफ शोध शिक्षा। यानी ई और एफ नाम के 2 लड़के हैं जिन्होंने शोध किया किस पर, शिक्षा पर, कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बस आपका काम हो गया। ई से हो गया, आपको पता है ई जो होता है, ई और एफ, इससे इक्विलिटी होती है। इक्विलिटी का अर्थ होता है समानता, ठीक है। ई से क्या हो गई, इक्विलिटी, इक्विलिटी का अर्थ होता है समानता। तो मित्रों सबसे पहले हम करेंगे समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, क्योंकि अब मैंने कहानी सुनाई है, ई और एफ नाम के लड़के ने शोध किया शिक्षा पर, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ई का अर्थ होता है इक्विलिटी, इक्विलिटी का अर्थ होता है समानता या समता। तो ये जो समानता या समता है ये आपका आएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। अच्छा आप अपने मैथ पढ़ते हैं, तो जब अपने मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपको पता है कि अनुच्छेद, मतलब मैथ में देखो एक सम संख्या और एक विषम संख्या पढ़ते हैं, तो आपको पता है जब आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो मित्रों जाहिर सी बात है समानता यानी सम संख्या, तो सम संख्या देखो 14 से 18 सम संख्या है। तो आप ऑप्शन देखते ही टिक करेंगे 14 से 18, ठीक है। तो सबसे पहले ई यानी इक्वलिटी, वहाँ पे इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन आएगा इक्वलिटी, समानता, समता। तो सबसे पहला अनुच्छेद समानता का अधिकार, आप सब लोग लिखेंगे समानता का अधिकार। आगे करेंगे अनुच्छेद 14 से 18। चूँकि 14 से 18 कैसे याद हुआ, मैंने बताया था कि समानता यानी सम संख्या, सम संख्या 14 से 18 सम संख्या है, तो समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर अब 18 को छोड़ेंगे, अब आएंगे 19 से 22। अच्छा सुनेंगे, नेक्स्ट है संस्कृति का अधिकार। सबसे पहले आपका समानता का अधिकार हो गया। अब नंबर 2 पे जो आपका अधिकार आएगा वो आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार, सम संख्या 14 से 18, अब आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, भारत देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। देखो 19 आ रहा है, 1947 में आज़ाद हुआ। गणतंत्र कब लागू हुआ, गणतंत्र यानी ये जो देश है गणतंत्र यहाँ पे लागू 1950 में। आज़ाद कब हुआ, 1947।
गणतंत्र कब बना? 1950। तो देखो स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो सीधी सी बात है स्वतंत्रता का अधिकार आएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अब कहाँ तक है? क्योंकि स्वतंत्र और गणतंत्र के बीच में 3 वर्ष का अंतर है, तो 19 में 3 जोड़ेगी तो 22, तो 19 से 22 में क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दो अनुच्छेद आपको क्लियर हुए, अनुच्छेद भी आपको याद हो रहे। इसके बाद में ही शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब ये आएगा अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या आएगा? अनुच्छेद 23 से 24 में। अच्छा सुनेंगे मित्रों, शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी को याद है, अनुच्छेद 23 से 24। जैसे इसमें देखो शोषण, 2 शब्द आ रहे हैं, शोषण, तो स को हटाएंगे तो देखो सोण आएगा, सोण, सोण यानी सोना, और अपने बार बार वाक्यों में कहते हैं 24 कैरेट सोना है। ठीक है, तो 24 यानी अनुच्छेद 24, और आपको पता है या तो आभूषण 24 कैरेट सोने के बनते हैं, 23 कैरेट सोने के। तो शोषण यानी स को हटाएंगे बीच में से, तो सोण, सोण यानी सोना, तो सोना यानी 24 कैरेट का सोना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा 24 यानी अनुच्छेद 23 और 24। 3 अनुच्छेद अपने को याद हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब नेक्स्ट 25 से अपना जो आएगा वो आएगा धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। देखो सबसे पहले यानी मैं आपको बताऊं, जैसे ही शोषण की प्रवृत्ति से अपने अलग होते तो धर्म सबसे पहले। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 4 में हम अधिकारों की 4 में बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो आप जब नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते हैं तो उसमें आप बार बार सुनते हो मेरे मेरे 125 करोड़ देशवासी, एक नाम आया मेरे 125 करोड़ देशवासी। तो देखो इसमें 100 करोड़ और 25 करोड़ का आंकड़ा है, 125, तो यानी वो धर्म को संबोधित कर रहा है, मेरे 100 पूरे धर्म के लोग आ गए 125 करोड़ में। तो जो आगे की 25 करोड़ है उसमें लगा लो, तो 23 से 24 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, और 25 से 28 में आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 क्योंकि 125 करोड़ देशवासी सब धर्म के लोग आ गए। अब हम आएंगे संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो देखो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आएगा 29 से और आपका 30, 29 30, 29 30। संस्कृति व शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा कहाँ पे आ गया? 29 30। 31 में आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि 31 तो हम पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि उसको तो वर्तमान में। अच्छा वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का क्या सिचुएशन के बारे में नोट करके लिखेंगे आप लोग। मित्रों संस्कृति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, देखो संपत्ति के अधिकार को क्या होता है, जैसे संपत्ति के अधिकार को रखा तो लोग बाग बहुत सारी संपत्ति अपने पास में रखने लगे, इससे एक मतलब देश में एक अव्यवस्था गड़बड़ा गई। इसलिए लोग बागों ने क्या किया, एक हटाने की मांग की, तो संविधान विशेषज्ञों ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर, अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे 300A में रख दिया है। नोट करेंगे, आरएस मेंस 2016 का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। 19A में भी इसका उल्लेख है। तो इसे 44वीं संविधान संशोधन, देखो हटाने की बात मैंने बार बार कही थी, हटाने की बात आपकी 44वीं संविधान संशोधन में थी, जोड़ने की बात 42वीं में थी। 44वां संविधान संशोधन 448 यानी 1978, और हटाने की प्रवृत्ति क्योंकि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, वहाँ पे हटाकर 6 हो गए। यहाँ पे हमने 31वीं संविधान संशोधन में इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया है। 19A में भी इसका जिक्र है। मित्रों अब 31 के बाद 32 जो कि अनुच्छेद, ये आपके संविधान जो अन्य जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी से कहते हैं, सबसे गजब क्वेश्चन है, आप वेरी मोस्ट करके लिखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। वो अनुच्छेद 32, आप सभी को पता है कि
कोई भी आदमी हो उसमें डिजीज बीमारी वगैरह पनपती है तो सबसे लास्ट में उसका उपचार होता है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट में उपचार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है इस अनुच्छेद को। इस उपचारों में 5 प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय इन अनुच्छेदों की देखभाल करता है, मौलिक अधिकारों की देखरेख करता है। सबसे पहले यहाँ पे 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था है अनुच्छेद 32 में। सबसे पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो बंदी प्रत्यक्ष, इसे इंग्लिश में हेबियस कार्पस भी कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, अब अपने सभी लोग एक प्रैक्टिकल में देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण नोट करेंगे, अनुच्छेद 32 में पढ़ रहे हैं हम। आईएएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है या तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हम जब पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो मुझे बंदी बना लिया जाता है, बंदी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो मैं जो बंदी हूँ मुझे प्रत्यक्षीकरण यानी मुझे पूछने का अधिकार है कि मुझे किस एवज में गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए न्यायपालिका में निश्चित समय निश्चित डेट पर मुझे उपस्थित करना पड़ेगा पुलिस विभाग को। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं परमादेश। परमादेश देखो नाम से पता लग रहा है, परमादेश परम आदेश यानी सबसे बड़ा आदेश। सपोज करो मैं कोई कर्मचारी हूँ और मैं अपनी ड्यूटी का सही प्रकार से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। इसे बोलते हैं परमादेश, परम आदेश, ठीक है। यानी कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ड्यूटी करने के लिए कह सकता है। तीसरे प्रकार का है प्रतिषेध। देखो प्रतिषेध का सभी को पता है, मना करना होता है, मना। प्रतिषेध जैसे अपने कहते हैं यहाँ पे धूम्रपान का प्रतिषेध है, निषेध है। जैसे सपोज करो प्रतिषेध का तो मना, यानी जैसे सपोज करो मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ तो मैं अपने अधिकार के कार्य को मैं ही करूँगा। जैसे सपोज करो मैं आप लोगों को जीके पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं जीके मैं ही पढ़ाऊँगा। यानी अगर कोई मैथ का टीचर आकर जीके पढ़ाता तो मैं उसको प्रतिषेध मना कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आप मैथ की टीचर हो तो आप मैथ ही पढ़ाओ, जीके मत पढ़ाओ। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को मना कर सकता है कि भाई आपका जो क्षेत्र है उसी में आप काम करो, ये क्षेत्र आपका नहीं, प्रतिषेध। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण देखो एक हिंदी का वाक्य जिसका अर्थ होता है, उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर की ओर भेजना। सपोज करो बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग में पड़ जाते हैं न्याय विभाग में, तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि भाई जो न्यायालय है इसमें शीघ्र व्यवस्था हो सुनवाई की, तो आप जो लंबित मामले मेरे पास भेज दो, ऊपर की ओर भेज दो, ठीक है। और नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, लास्ट वाला। सपोज करो कोई आदमी है उसमें कोई योग्यता नहीं है, वो कोई सिलेक्टेड नहीं, जैसे मैं हूँ मेरे में कोई योग्यता ही नहीं सर कि मैं एक आरएस ऑफिसर बनूँ, लेकिन मैं एक आरएस ऑफिसर मैंने कोई एग्ज़ाम सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं आरएस ऑफिसर की हैसियत से काम करता हूँ, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय मुझसे पूछ सकता है, अधिकार परीक्षा जिसे कहते हैं, आप किस अधिकार से इस ड्यूटी को निभा रहे हो, आप तो सिलेक्टिव नहीं, योग्य नहीं हो, तो इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा। मित्रों ये आपकी थी 6 मौलिक अधिकार। अब सबसे पहले अपने प्रत्येक अनुच्छेद को डिटेल से करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। अच्छा बात होती है कि कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि क्या ये जो मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है। इनमें संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत सभी जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो अधिकार इनमें संशोधन हो सकता है केवल अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अभी आरएएस मेंस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो नहीं भी हो सकता है क्योंकि एक अनुच्छेद है जिसमें नहीं होता, तो यहाँ पे संशोधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अच्छा प्रत्येक अनुच्छेद को डिटेल से करते सबसे पहले अब आप लोग नोटबुक लेके बैठेंगे, आप लोग लिखते रहेंगे, क्योंकि जो ट्रिक था, जो याद कराने का फंडा था वो मैंने पूरा कर दिया। अब आपको लिखना है, याद करना है। सबसे पहले अनुच्छेद 14 लिखेंगे आप,
अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समता, यानी कानून की नज़र में सब समान है। तो अनुच्छेद 14 में आप लिख रहे हैं विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर, देखो समानता चल रही है, किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता, नौकरी के लिए सभी के दरवाजे खुले हैं समान रूप से। 14 विधि के समक्ष समता, 15 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव पर निषेध, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 जो कि बहुत खतरा है, यानी अस्पृश्यता का अंत होगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उपाधियों का अंत, यानी सेना और विद्या के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। सिर्फ सेना और विद्या में उपाधियाँ दी जा सकती है। एजुकेशन में आप मुझे जीएस गुरु कह सकते हैं और कोई भी उपाधि आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन उस सेना में भी मैं परमवीर, वीर ऐसी उपाधि ले सकता हूँ, बाकी और कोई उपाधि नहीं मिल सकती। अगर विदेशी कोई उपाधि लेनी होगी मुझे तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद में 19 अनुच्छेद 19, तो 19 में बोलने की स्वतंत्रता, इसमें पहले 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार है, ये याद करेंगे। 19 में 6 तत्व है, एलिमेंट है, तो 19 के 6 तत्व याद करेंगे। देखो सबसे पहले है 19A में कहा गया भाई देखो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है, यानी जैसे मैं हूँ, इसको एक कहानी के तौर पे याद करेंगे। जैसे मैं एक्स नाम का आदमी आपको दिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, ठीक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19A में आती है। तो सबसे पहले 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। भाई मैं बोलूँगा तो एक सभा होगी, ठीक है। तो मैं सपोज करो अपने मैं जीएस एकेडमी में आता हूँ तो मैं बोलता हूँ तभी तो सभा होती है। तो 19B में कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों का एक सम्मेलन बनाने की सभा, तो मैं बोलूँगा जब भी तो एक सभा होगी, वो भी बिना हथियारों की, ठीक है। सभा होगी तो संघ बनेगा, हम सभी लोग, सभा होगी, हम जीएस क्लास में बैठे आप याद करो, तो सभा होगी तो हम सब लोगों का एक संघ बनेगा। अनुच्छेद ABC में संघ बनाने का है, संघ बनेगा, यानी हम पढ़ चुके हैं तो हम अब घर पे जाएंगे तो आवागमन होगा। तो नंबर 4 पे यानी ए यानी बोलने का, बी यानी शांतिपूर्वक सभा, सी यानी संघ और डी यानी आवागमन। संघ बनने के बाद में हम जाएंगे घरों में, आवागमन। अब हम जाएंगे तो कहीं के टिकेंगे तो भाई घर होना चाहिए, तो आवास की, ई में आवास है। जो ऐप है, ऐप में संपत्ति का अधिकार है लेकिन इसको हटा दिया गया, और ई में संपत्ति का अधिकार ऐप है। अब देखो जैसे आवास बन गया तो मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो व्यापार करने की, यानी एक कहानी के माध्यम से याद हो गया। सबसे पहले मैं बोलूँगा, फिर बोलूँगा तो एक सभा होगी, सभा होगी फिर संघ होगा, संघ होगा तो फिर मैं संघ होने के बाद मैं आवागमन करूँगा, आवागमन करने के बाद में आवास होना चाहिए मेरा कहीं रहने के लिए, फिर मुझे कुछ खाने पाने के लिए, कुछ व्यापार की आवश्यकता है। ये सिस्टम से आप क्या जाएंगे। 19 के बाद में अनुच्छेद 20 आता है जिसमें सीधा सा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी सपोज करो मैंने कोई अपराध कर दिया तो जिस समय जो अपराध था उसी समय का कानून मेरे पे लागू होगा, ठीक है, पहले का बात का नहीं। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मुझे मिल सकती है, और मुझे खुद के जैसे मैं सपोज करूँ मैं न्यायपालिका में या न्यायाधीश के समक्ष खड़ा हूँ तो खुद के विरुद्ध मुझे गवाही देने का कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। 20 के बाद में 21 जो कि महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष प्रक्रिया द्वारा ही प्राण एवं दैहिक जीवन से उसे छुटकारा मिल सकता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। 22 में जो आपका 22 है वो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है,
अनुच्छेद जो 23 है, 23 के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अनुच्छेद 23 है, उसमें 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। यानी हम किसी का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती श्रम नहीं कर सकते, एक केवल राष्ट्र के लिए हम सेवा करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 और 14 का संबंध है। यानी अनुच्छेद 24 में साफ कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में हम नहीं लगा सकते। 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप नोट करके लिखेंगे। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध। 24 से 14 का संबंध है। 14 यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में नहीं लगा सकते, खत्म। 25 जो आर्टिकल है, देखो अब हम धार्मिक में धर्म में आ गए, तो 25 वाला जो आर्टिकल है, सबसे पहले देखो इसको भी कहानी के तौर पे याद करेंगे। सबसे पहले मैं सपोज करूँ मुझे किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, फिर मैं किसी धर्म को मानूंगा तो फिर मैं उसका प्रबंध करूँगा, ठीक है, प्रबंध करूँगा, फिर मैं उसके लिए टैक्स की व्यवस्था करूँगा, पैसों की व्यवस्था करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे किसी भी मतलब शिक्षा उक्षा में जाने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 25 है वो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने का उपबंध है। सबसे पहले धर्म को मानने, फिर मैं धर्म को मानूंगा तो फिर मैं प्रबंध करूंगा। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की व्यवस्था। 27 यानी कोई टैक्स, हम किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स नहीं दे सकते हैं कार्य के लिए। अनुच्छेद 28 में कि जो सपोज करो कोई सरकारी विद्यालय है, कोई सरकारी संस्था है, तो उसमें हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। सपोज करो मैं हिंदू हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं उस स्कूल में हिंदू के लिए शिक्षा नहीं दे सकता, सभी धर्म मेरे लिए समान है। 29 में जो दिया गया है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ग धर्म भाषा लिपि को सुरक्षित रखेंगे। फिर 30 में बताया गया है कि शिक्षा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनको अपने अधिकारों का संरक्षण। 31 को हमने हटा दिया था। 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया है और इसमें जितने वो थे आर्टिकल वो मैंने बता दिए। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कंटेस्ट आप याद करेंगे, 2-3 बार देखेंगे और अपनी नोटबुक बनाएंगे। आप लोग, मैंने बार बार आप लोगों से एक विनम्र भाव का अपील भी किया है कि आप लोग जितने गांव में हैं उसके एक के टच में एक होता है तो आप अन्य को बताएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, आपको याद हो जाता है। देखो कहीं किसी भी जगह से कोई चैप्टर अपने को याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। मेरे जितने वीडियोज़ आपके पास पहुँचे हैं, मैं कहता हूँ कि उन वीडियो का कोई तोड़ नहीं है। आप पूरा यूट्यूब खंगाल लो, लेकिन इससे बेहतर ट्रिक्स, इससे बेहतर याद कराने का कहीं पर भी रास्ता नहीं। अगर है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग सभी बार कमेंट करेंगे। आप लोग पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों नहीं देख रहे हैं। जीएस में 1000+ स्टूडेंट है, लेकिन जो व्यूज होते हैं वो शायद 100, 150, 200 के आसपास व्यूज है। मुझे लगता है कि आप लोग अनइंटरेस्टेड हो, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो। आप लोगों को फ़ोन अब तैयार कर लेना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा, अब की बार मैंने कमेंट कर दिया है कि मैं ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने अपने फ़ोनों को सही कर ले, रिचार्ज करवा ले और तैयार है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।